समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। गोली पृष्ठ में धनकोण क्या होता है? किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम धनकोण कहते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। इसकी त्रिज्या ये कितनी है? आर, ए भी आर, ए डी ओमेगा। कितना? डी ओमेगा। छोटा है तो इसे डी ओमेगा लिखेंगे। मानेंगे किसी आई क्या लिखेंगे? किसी गोली पृष्ठ का केंद्र O है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक पृष्ठ S है, तब पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण मतलब कोण, तब कोण कितना होगा? ds यानी dw या dw अपॉन आर स्क्वायर, dw अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा, सॉरी ओमेगा, ये w नहीं है, ओमेगा, ओमेगा है। हमने कितना? ओमेगा। तो आपके समझ आया कि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के कोण पर जितना कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं? धनकोण। तो धनकोण यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। तो डी ओमेगा मतलब ओमेगा से। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किससे से प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा, अब हमारा जो कोण कितना है यहाँ पे, ये थोड़ा बनाए, छोटा, छोटे के लिए क्या लिखते हैं? डी ओमेगा। तो जो ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, यदि यही पूरे पृष्ठ से हो, यदि यही जो कोण अंतरित है पूरे पृष्ठ से बना हो, पूरे पृष्ठ से, तो हम क्या लिखेंगे? इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? आप बताइए। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्किल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यदि जो इसका कोण है, यदि ये पूरे वृत्त के कारण हो, इसका जो कोण अंतरित अभी तो इतने पृष्ठ से हुआ है, और यदि यही कोण पूरे वृत्त से यानी पूरे गोली पृष्ठ से बन रहा हो, तो फिर क्या लिखेंगे हम? जो एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब कोई छोटी चीज होती है, हमें जो छोटे छोटे टुकड़े सब पूरे याद करने, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? समाकलन। इसके लिए क्या कर देंगे? समाकलन। तो समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू समाकलन डी ओमेगा सॉरी ओमेगा, यही ओमेगा, डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर डी ओमेगा का ओमेगा ही हो जाएगा यहाँ पर, यानी ओमेगा पूरे पृष्ठ के कारण 1 अपॉन आर स्क्वायर, इधर कॉमन निकल आएगा, मतलब ये कांस्टेंट, और डी ओमेगा, डी ओमेगा यानी पूरे पृष्ठ के कारण हमने कितना क्षेत्रफल निकाला है? पूरे पृष्ठ के कारण जो हमने क्षेत्रफल निकाला वो निकाला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन इसकी क्या रख देंगे? यानी ये तो एक छोटा सा कोण अंतरित हुआ है एक छोटे पृष्ठ के कारण, जितना इसका पृष्ठ का एरिया कितना है, कोण कितना अंतरित कर रहा है? डी ओमेगा। तो यदि हम पूरे के कारण ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे? इसका समाकलन। जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का कितना आएगा मान? यहाँ से पूरे पृष्ठ के लिए आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये एक अदिश राशि है। धनकोण कैसी है? ये एक अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। नोट करें सही बच्चे। नोट करेंगे। यहाँ बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसे सुधार लेंगे। ये डी डब्ल्यू जो हमने लिखा है वो डी डब्ल्यू नहीं होगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ के कारण है ना, पृष्ठ की एरिया के कारण। तो ये छोटा एरिया है, तो यहाँ छोटे एरिया के कारण क्षेत्रफल होगा। इसके बीच की दूरी कितनी? आर, तो यहाँ ए होगा, ए, यहाँ भी क्या लिख लेंगे? ए। लेकिन संपूर्ण एरिया यानी पूरे पृष्ठ के एरिया के कारण होगा, इसलिए पूरी पृष्ठ की एरिया क्या है हमारी?
4πr²। तो इस यहाँ ए लिख लेंगे सही बच्चे, क्या ए, यानी कि ये मिस्टेक ये हो गई कि एरिया के कारण है, हमें कोण नहीं लिखना है। तो कोण तो मालूम है ओमेगा इससे प्रदर्शित करते हैं इसे, लेकिन जो हमारा ये कोण बना है ओमेगा वो किसके कारण बना है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण। तो यहाँ पर ओमेगा नहीं लिखेंगे कि ओमेगा तो ये कोण है, ओमेगा तो ये कोण है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण बना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या कितनी है हमारी? स्मॉल आर, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे dA/r²। इससे पूरा के निकालना पूरी पृष्ठ के कारण, तो इसका कर देंगे समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे तो पूरी पृष्ठ के लिए हमारा पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 4πr²। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो पूरे क्षेत्रफल से जब निकालेंगे तो dA की जगह हमारा रख देंगे और इससे हमारा निकल आएगा पूरे ओमेगा, यानी पूरे पृष्ठ की क्षेत्रफल जो कोण बनाएगा किन पर, उसके लिए ओमेगा बनाएगा, उसके लिए आना है 4π। चल नोट करेंगे। चलिए अब इसे साफ करते हैं। अब हेडिंग लगाइए विद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हेडिंग लगाए सही बच्चे? विद्युत फ्लक्स। यहाँ इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वाला दिख नहीं रहा? ये वाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, उससे पहले विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिख रहा है? विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इसके लिए क्या है? चित्र से समझें इसे मान लेते हैं ये पृष्ठ हमारा है ds। क्या है? ds। ये हमारा बंद पृष्ठ के कारण जो होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। तो ये समझें, किसी बंद पृष्ठ से, ये हमारा बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को किसी काल्पनिक, क्या? किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, इमेजिनरी पार्ट, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये हमारा पृष्ठ ds काल्पनिक है। कैसा? इमेजिनरी। तो इसके पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। इसे किस से पता करते हैं? फाई। इसे किससे पता करते हैं? फाई ई। इसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझिए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है एक्चुअल में। यानी किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, ये हमें दिखाई नहीं देगी, हमें इन्हें इमेजिनरी माने कि ये है ऐसा, ये ऐसा है। वैद्युत किसी बंद पृष्ठ से काल्पनिक रेखाओं की, वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। इससे कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। ये एक यानी ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है? ये मतलब वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इनके बीच का कोण क्या हो? थीटा है। तो फाई इक्वल टू हम क्या लिखें? फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो जब हम इसका वेक्टर हटाएंगे तो इसका क्या आ जाए? इक्वल टू फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा।
नोट करेंगे सभी बच्चे। फाइव कुछ समझ में आया आपके? नहीं, आप ये बताइए पहले, आपके समझ में आया? चलिए आप नोट कीजिए, फिर हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं। समझिए दोबारा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये मैंने मान लिया एक काल्पनिक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, समझ आ रहा है? ये हमारा क्या है, ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है ये? पूरा एक काल्पनिक पृष्ठ। इससे हमने क्या मान लिया? डीएस। क्या मान लिया? डीएस। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है वैद्युत फलक से? किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा किससे भरा हुआ? किसी पूरा वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ, ये मैंने पूरा काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है। किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इससे क्या गुजर रही है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक्स। इससे क्या, किससे पता करते हैं? फाई ई से। तो जब फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, इसलिए इनका मतलब डॉट प्रोडक्ट, जब इसका डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। या समझिए, ये हम इनके बीच का कोण थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। चलिए आगे चलते हैं, इससे साफ करते हैं। चलिए आगे हेडिंग लगाएंगे गॉस की प्रमेय। आगे हेडिंग लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। अभी हम आपको सिर्फ गॉस की प्रमेय बताएंगे, जो इसकी उत्पत्ति है, इसका डेरिवेशन है, वो कल कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कल गॉस की प्रमेय कराएंगे, क्योंकि यदि हम आपको गॉस की प्रमेय आज करा देंगे तो आपको जो कल कराएंगे वो समझ में नहीं आए। लेकिन कल तुरंत गॉस की प्रमेय, इसे भी कल मतलब हम रिपीट तो करते ही हैं स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में, तो इसे रिपीट भी करते हैं। फिर कल गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन भी करा देंगे, और फिर कल जो अनुप्रयोग होंगे गॉस के प्रयोग को, एप्लीकेशंस, उन्हें पढ़ाएं। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है यानी ये कोई बंद पृष्ठ है, चित्र से समझिए, ये कोई बंद पृष्ठ है। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। गॉस की प्रमेय क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी प्रमेय जैसे कोई रूल है तो वो रूल है, तो आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? जो इससे आवेश, यानी जो इससे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, इससे जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, यानी गॉस की प्रमेय कहती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये एक रूल है। तो रूल तो जैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल, आप मेरे साथ बोलिए, आपको तुरंत याद होता है, बस एक बार आपको रिवीजन करना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका हम कल डेरिवेशन आपको करवाएंगे, आप नोट कीजिए। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नोट कीजिए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे। चलिए अभी हमने आपको बता दिया रूल,
और अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में विद चित्र के साथ इसे करेंगे डेराइव। विद चित्र के साथ इसे क्या करेंगे, डेराइव। ये हमारा बिंदु ओ हो जाएगा, यहाँ एस, यहाँ के में इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ये इस तरफ, ये डी ए वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, ये ई वेक्टर। चलिए इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डेराइव। तो आप इतना समझ आए गॉस की प्रमेय होती क्या है। गॉस की प्रमेय ये कहती है किसी बंद पृष्ठ, यानी ये रूम है, आप ये समझिए ये रूम है, इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रंग की रेखाओं की संख्या वो किसके बराबर होगी, इस रूम पर जो कुल आवेश है, इस रूम पर जो कुल आवेश है उसके 1/f(0) गुने के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इस रूम के कुल आवेश के 1/f(0) गुने के बराबर होगी। फाई = Q/f(0). चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप तैयार कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सीरीज अपनी चल ही रही है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फिर सेकंड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाते चलेंगे, यानी कितना सिलेबस जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हम आपको अभी पढ़ाते चलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में मैं सोच रहा हूँ कि अब आपका मैंने बेसिक्स लगभग कंप्लीट इतना ही है। बेसिक्स तो बहुत ही सारा है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नोमेनक्लेचर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने बच्चों को पूछा हमारे यहाँ जो आते हैं, मैंने उसमें बच्चों ने बताया हमने कुछ, आप ऑर्गेनिक डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए अब हम जो क्लास 11th के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे GOC हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो वो लेक्चर पढ़ेंगे। उन्हें फर्स्ट ईयर के वो लेक्चर पढ़ाने के बाद हम तुरंत 12th की ऑर्गेनिक पर कूद पड़ेंगे, हम तुरंत 12th की ऑर्गेनिक पर कूद पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आप इससे फिजिक्स को भी तैयार कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपको वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो एक जाने कौन से कवि वो कहते हैं, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। यानी इस बोर्ड परीक्षा तो फिर भी आएंगी, लेकिन आपके लिए ऐसी बरसात, यानी ये पढ़ाई दोबारा नहीं आप कर सकते, मतलब दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते आप इसके। इसलिए मतलब आप पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस कीजिए, सभी चीज़ों को थोड़ा कम कीजिए, समय का थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे टाइम एंड टाइड इज नॉट वेट फॉर एनीवन। जो समय निकल गया वो आप दोबारा वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आप अपना अभी बेहतर दीजिए, जिससे आपको भविष्य में ये प्रॉब्लम ना हो हमने वो नहीं कर पाया। हम ये नहीं कहते कि आप यहीं से पढ़ें, अब आपको यहाँ से समझ में आया तो आप यहाँ से पढ़ें, और कहीं से समझ में आए तो और दूसरी जगह से पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास सभी संसाधन हैं, सभी चीज़ है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप विधिवत रूप से लेक्चर वाइज, हमने बिल्कुल शॉर्टली, हमने इस तरह से आपको पढ़ा दिया है कि आपका टाइम नहीं बर्बाद हो, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। वैसे आप कोई बुक उठा लेंगे तो इसमें बहुत थ्योरी लिखाई जाए, लेकिन आपको समझना है, समझना क्या है, इसमें क्या है, बस आपको दिमाग में रखना है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए, ये रूम, इस पर जो कुल आवेश होगा उसके 1/f(0) गुने के बराबर होगी, कहानी खत्म। गॉस की प्रमेय इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश से चार्ज है तो उसे क्यू से प्रदर्शित करेंगे, f(0) तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये क्या होगा, ऐसे ही आप आराम से समझते जाइए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए, रटिए मत, रटने से कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से समझिए, उसे एनालाइज करिए और तब आप उसे सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।